बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। वाटर हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आता है हैवी वाटर। ओके, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? G2O। आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल वाटर है वो क्या होता है? H2O, और इसका क्या होगा? D2O। सिर्फ आइसोटॉप में क्या होता है? चेंजमेंट होता है। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हैवी वाटर है इसके बारे में किसने बताया था? यूरे साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको बताया था हैवी वाटर को, या फिर डिस्कवर किया था। नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर में क्या होता है? आइसोटॉप हाइड्रोजन का प्रोटियम होता है, ठीक है। बट हैवी वाटर में कौन सा आइसोटॉप होता है? ड्यूटेरियम आइसोटॉप होता है। और ये जो ड्यूटेरियम आइसोटॉप है, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ, अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो क्या होता है? 1, ठीक है। और अगर हम यहाँ इसकी बात करें नॉर्मल वाटर की, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है? 0। इसका मतलब इसके कंपेयर में न्यूट्रॉन क्या है? ज्यादा है। किसमें? ड्यूटेरियम के अंदर या फिर हैवी वाटर के अंदर। तो अगर हम मास की बात करें तो मास किसका ज्यादा होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो मास भी किसका ज्यादा होगा? हैवी वाटर का, एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे करते हैं, हैवी वाटर की प्रिपरेशन, ठीक है। हैवी वाटर की प्रिपरेशन जो होती है वो नॉर्मल वाटर से ही होती है। तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। नॉर्मल जो वाटर है उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस लॉन्ग टाइम से करते हैं, तब जाके D2O की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हैवी वाटर की। इसमें क्या होता है? एक स्टील का कंटेनर होता है। इस स्टील कंटेनर को आप किसकी तरह मान सकते हो? कैथोड की तरह, ठीक है। ये कैथोड होता है और ये किसकी बने होते हैं? स्टील की। इसके अंदर यहाँ पर जो फिलअप होगा वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वाटर, ठीक है। एंड बच्चों, यहाँ से जो भी गैस बनेगी वो रिलीज होगी, और साथ में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और यूज में लेते हैं। और ये वाली इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? आपको पता है, कैथोड होगी, तो बची कौन सी? एनोड, ठीक है। ये जो एनोड होती है किसकी बनी होती है? निकिल की। बट किस फॉर्म में होती है? पोरस फॉर्म के अंदर, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, ठीक है। पूरी इलेक्ट्रोड के अंदर पोरस निकिल की इलेक्ट्रोड होती है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है? हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो H2O होता है वाटर, इसमें क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। जो कि हाइड्रोजन जो होती है वो किस पर लिबरेट होती है? कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन होती है वो एनोड पर, ठीक है। अब देखो, इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते जा रहे हैं, तो जो वाटर है वो कैसा होता है? एल्किलाइन होता है, राइट। प्योर फॉर्म के अंदर तो है नहीं, कैसा है? एल्किलाइन वाटर होता है। अब इस एल्किलाइन वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर हमने लगा दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये जो पोरस निकिल होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इसके थ्रू जो CO2 होती है वो कहाँ आ जाएगी? इस वाटर के अंदर। जैसे ही CO2 आएगी, यहाँ पर एल्केलाइंस जो होते हैं वो CO2 को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इन एल्केलाइंस को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है? CO2। और अगर वाटर का हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट हम कहें कि लॉन्ग टाइम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट थोड़ी सी अमाउंट में जो वाटर पार्टिकल बचेगा वही वाटर क्या होगा? हैवी वाटर, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको करना है। पोरस क्यों लिया वो मैंने आपको बता दिया, एल्केलाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब आप 29,000 लीटर वाटर लेते हो, कैसा, एल्केलाइन वाटर, तब आपके पास जो लेफ्ट बचता है वो 1 लीटर लेफ्ट बचेगा, वो क्या रहेगा, D2 रहेगा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर वाटर ज्यादा लेना है, तभी D2 की फॉर्मेशन हो पाएगी। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, जो प्रोटियम प्रेजेंट है, वो किस में चेंज हो जाता है, ड्यूटेरियम के अंदर। ठीक है, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं, तो वाटर में जनरली होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर लिबरेट हो जाती है ना। अगर आपसे ये कहे कि जो हाइड्रोजन है वो जल्दी लिबरेट होती है, हाइड्रोजन जो है वो उसकी लिबरेशन जल्दी होगी या फिर D2 की, ड्यूटेरियम की। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो, इसको H2 को हम डाई हाइड्रोजन बोलते हैं, D2 को आप डाई ड्यूटेरियम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है H पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में होगा, D पॉजिटिव में, फर्स्टली। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन जो है वही तो कैथोड पर जाता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाता है हाइड्रोजन में। ठीक है, फिर 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो हम ये कहते हैं H पॉजिटिव आयन जो होता है, इसकी जो स्पीड होती है या फिर मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू D पॉजिटिव आयन। ठीक है, ड्यूटेरियम पॉजिटिव जो आयन्स हैं उनके कंपेयर में H पॉजिटिव आयन की जो मोबिलिटी या जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो कैथोड पर जल्दी से चला जाता है। ठीक है, एक चीज और, इसकी देखो, जो आप ये कहते हो ना कि H पॉजिटिव आयन है वो फास्टली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, यानी कि इसके रिड्यूस होने की कैपेसिटी भी क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू D पॉजिटिव आयन। एंड हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो जल्दी से कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं, H2 एज कंपेयर टू D, और D कंबाइंड होके D2 तो बनाएंगे, लेकिन इसके कंपेयर में ये क्या हो जाता है, फास्टली एटम्स जो है वो कंबाइंड होके H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब ये तो था फर्स्ट की प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस से भी आप कर सकते हो। सेकंड जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो उसको हाईली टेम्परेचर देते हो। ठीक है, टेम्परेचर देने के बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वाटर को हीट करते हैं ज्यादा अमाउंट में, तो क्या होगा, उसमें वो D2O के अंदर तो कन्वर्ट हो गया है। देन उसके बाद जो वाटर है, और अगर हम बात करें D2O की, तो D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो वाटर जल्दी से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और D2O लेफ्ट बच जाता है बीकर के अंदर। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, D2O की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर, तो ये था प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इसके टाइप्स। ठीक है, हैवी वाटर के जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप से होता है मेन। बहुत इजी है, देखो, हैवी वाटर का टाइप जो होता है फर्स्ट वो होता है सेमी हैवी वाटर। ठीक है, एंड जो सेकेंड होता है वो होता है हैवी ऑक्सीजन वाटर। देखो बच्चों, इसमें जो सेमी हैवी वाटर है इसमें क्या होता है, हम ये कहते हैं ना कि H2O जो है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, D2O के अंदर, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी कंडीशन आती है कि देखो 1 हाइड्रोजन हटेगा और 1 हाइड्रोजन किसमें चेंज होगा, ड्यूटेरियम में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HD देन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेमी हैवी वाटर वो होता है जिसमें 50% तो आपके पास क्या होगा, सेमी हैवी वाटर। दिस वन इज द सेमी हैवी वाटर। नॉर्मल और हैवी वाटर के बीच की कंडीशन है, हम कहीं दोनों का मिक्सचर है, उसी को सेमी बोलते हैं।
ये क्या होगा 25% और ये भी क्या होगा 25%, तो टोटल 100% हो गया, वो आपका क्या होगा सेमी हैवी वाटर। ठीक है, अगर हम कहें हैवी ऑक्सीजन वाटर क्या होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर D2O है, इसमें जो ये ऑक्सीजन होता है, आपको पता है ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, ये 16 के अंदर है, O16 है ना, बट अगर ऑक्सीजन का आइसोटोप यहाँ पर क्या लेते हो O18, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा वाटर होगा हैवी ऑक्सीजन वाटर। तो आपको यहाँ ये 18 मेंशन करना है। जनरली इसमें 16 होता है, ऑक्सीजन 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 ही होता है। ये है हैवी वाटर के टाइप्स। नेक्स्ट देखो, अब इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आती भी है। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे वाटर होता है सेम एज इट इज हैवी वाटर होगा। मतलब प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो वाटर का क्या कोई कलर होता है, नहीं, तो D2O का भी क्या होगा, कलर नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, कलरलेस। वाटर के अंदर कोई स्मेल होती है, नहीं होती, तो इसके अंदर भी कोई स्मेल नहीं होती, तो इसको भी क्या बोलते हो आप, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, या ये जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैसियस फॉर्म में होगा, तो जैसे वाटर होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, वैसे ही D2O होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर D2O के लिए मैं आपसे ये कहूं कि इसकी डेंसिटी क्या वाटर के जैसी होगी, मास तो मैंने बता ही दिया है कि जो मास ऑफ D2O होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मास ऑफ D2O इज ग्रेटर देन मास ऑफ H2O। तो बच्चों मास ज्यादा है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। यू नो दैट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ D2O ग्रेटर देन होती है 11%। ठीक है, 11% ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आप सॉल्यूट सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि आपको कोई लेफ्ट पार्टिकल नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि D2O को मैंने H2O के अंदर मिक्स किया, तो जो आपके पास मिक्सचर बनेगा वो कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम ये कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर विद H2O। वाटर के अंदर जैसे ही हम मिक्स करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर की ये फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों जैसे आपके पास वाटर की आती है वैसे ही आपको किसकी करनी है, D2O की। डिफरेंस क्या है, जहां हाइड्रोजन था वहां हाइड्रोजन हटा के आपको क्या लगाना है, D लगाना है, ड्यूटेरियम लगाना है। ठीक है, तो अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और ये मैंने आपको अभी अभी करवाया भी था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सेम देखो मैं आपको H2O की भी बताऊंगी और D2O की भी। ठीक है, H2O जो है वो जैसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उसमें होती है, तो होगा क्या, हाइड्रोजन लिबरेट होगी किस पर, कैथोड पर, एंड O2 लिबरेट होगी एनोड पर। ठीक है, ये था। तो आपको क्या लेना है, D2O लेना है। बच्चों ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि हम कैसे बनाएंगे। अगर उनको H2O की याद है, वाटर की याद है, तो वो इजीली हैवी वाटर की रिएक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह D2O लिखना है। सेम रिएक्शन है, देखो
इलेक्ट्रोलिसिस होगी सेम, यहाँ पर क्या बनेगा 2D2 प्लस O2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया क्योंकि ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 होनी चाहिए। सेम है, ये कैथोड पर लिबरेट होगा, ये एनोड पर लिबरेट होगी, बिल्कुल वाटर की तरह। ठीक है, सेकंड है रिएक्शन विद मेटल। देखो, जब H2O रिएक्ट करता है किसी भी मेटल के साथ में, सोडियम मेटल है, तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। देखो, अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या, देखो एक तो चीज याद रखना, जब भी सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको D2O के साथ करना है, D2O प्लस Na, क्या बनेगा, NaOD बन जाएगा। H की जगह यहाँ पर क्या आ गया, D, क्योंकि यहाँ पर H था इसीलिए H आया, यहाँ D है तो यहाँ D आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, और साथ में कौन सी क्या रिलीज होगा, D2 रिलीज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गई है, यहाँ पर 2 होनी चाहिए, आप यहाँ 2 कर दो। ठीक है, सोडियम 2 है, दिस वन, रिएक्शन बैलेंस है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, सोडियम 2। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, 4 हो चुकी है, सेम एज इट इज यहाँ पर आपको बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर है, D2 करना है, जैसे H2O की होती है, इसीलिए मैं पहले H2O की करा रही हूँ, देन D2 होती। नेक्स्ट थर्ड आती है रिएक्शन विद नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, देखो जब रिएक्शन नॉन मेटल के साथ करता है वाटर, तो क्या बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले HCl रिलीज होता है और क्या बनता है, HOCl। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें क्या करना है, H2O की जगह D2O लेना है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ में, क्या बनेगा, अगेन H की जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, DCl प्लस DOCl। क्लियर है, सिंपल था, HCl बनाता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रो की जगह ड्यूट्यूरो लिख दो, ड्यूट्यूरोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड साथ में HOCl बना, यहाँ पर DOCl बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर सेम रिएक्शन होती है, बस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाना है। क्लियर, तो ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, पहले मेटल के साथ रिएक्ट होती है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है। अब हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन देखोगे किसकी, वाटर की, H2O रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, H2O के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होती है और OH आयंस भी होते हैं, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, सेम एज इट इज हम D2O के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सेम जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना वहां पर ड्यूटेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम OD का होल ट्वाइस। क्लियर, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन अगर हम देखते हैं किसकी, H2O की, जैसे मैंने नॉन मेटल लिया सल्फर, इसका ऑक्साइड है SO3, तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन 4 है, 3 + 1 4, यहाँ 4 हो गया, सल्फर 1 1, हाइड्रोजन 2 2, बैलेंस है।
आप क्या करोगे, D2O के साथ रिएक्शन करा के देखोगे तो क्या बन जाएगा, H2 की जगह लिख दोगे D2SO4। ये था सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बट इसके आगे आप ड्यूटेरो लगाना है क्योंकि ड्यूटीरियम क्या है यहाँ पर, आइसोटॉप, ठीक है, इसलिए ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आता है 6, रिएक्शन विथ मेटल कार्बाइड, ठीक है, मेटल कार्बाइड्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। जैसे मैंने कहा H2O है वो मेटल कार्बाइड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे CaCO2, दिस वन इज द मेटल कार्बाइड। जब इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो बहुत इजी होता है, क्या, देखो कैल्शियम है और यहाँ पर OH आयंस भी होते हैं, तो आप क्या बनाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और साथ में कार्बन भी तो है, तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि कार्बन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, OH नेगेटिव आयन तो इसके पास जा चुके हैं, अब हाइड्रोजन आयन किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे 2, रिएक्शन बैलेंस है। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, D2O के साथ रिएक्शन करानी है। जब D2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, D आ गया, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोकार्बन बना है, यहाँ पर ड्यूटेरोकार्बन बन जाएगा C2D2, ठीक है, क्लियर, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैं वाटर की साथ साथ लिखवाते जा रही हूँ। नेक्स्ट जो है, अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al4C3, और अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ देखते हैं तो क्या आएगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस यहाँ पर क्या बनता है, CH4, मीथेन बनती है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर 4, तो आप 4 कर दोगे, क्लियर। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गए, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे तो उनको बैलेंस यहाँ करना पड़ेगा। कार्बन को पहले बैलेंस कर दो, कितने हैं 3, तो आप यहाँ क्या कर दोगे 3। अब देखो टोटल आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कोई भी एक चीज देख लो, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 3 × 4 कितने हो गए 12, तो अगर हम यहाँ पर 12 H2O कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 24, इधर देखो 12 प्लस 3 12 कितना हो गया 24, ठीक है। तो ये है मेटल कार्बाइड। फर्स्ट हमने मेटल कार्बाइड कैल्शियम के साथ देख लिया था, सेकंड हमने देख लिया एल्यूमिनियम के साथ। ऐसे ही अगर आप सोडियम के साथ देखोगे भी तो भी ये सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हम इसके ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेम आएगी, 12D2O इज इक्वल टू 4AlOD का होल थ्राइस, हाइड्रोजन की जगह आपको ड्यूटेरियम लेना है, प्लस 3CD4। सेम, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप वाटर के साथ लिख कर देख लिया करो। नेक्स्ट देखो बच्चों, मेटल कार्बाइड के साथ कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं मेटल नाइट्राइड्स के साथ में, ठीक है। मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपके पास है कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको पता है, वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है वो कैल्शियम के नीचे लगा दो, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है वो नाइट्रोजन के नीचे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये है कैल्शियम नाइट्राइड, जब इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हो तो क्या बनेगा, सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, कैल्शियम 3 है यहाँ 3 कर दो, नाइट्रोजन 2 है यहाँ 2 कर दो, ठीक है। अब देखो 2 × 3 कितने हो गए 6 ऑक्सीजन है तो 6 कर दो, 12 हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर भी 6, कितने हो गए 12, ऑटोमेटिकली बैलेंस है। इसका मतलब आपको क्या करना है, सेम रिएक्शन होगी किसके साथ, हैवी वाटर के साथ, सेम आपके पास बनेगा, बस हाइड्रोजन की जगह आपको डी यूज करना है, ये ध्यान रखना, कभी हाइड्रोजन मत लगा देना, क्लियर। ये था मेटल नाइट्राइड्स के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं
मेटल फॉस्फाइड के साथ में, ठीक है, फॉस्फाइड्स के साथ में जब भी रिएक्शन होगी तो देखो नाइट्रोजन जो है उसी की ही फैमिली का मेंबर होता है फास्फोरस। जब इसकी रिएक्शन देखोगे आप तो क्या आएगी, देखो Ca3P2 सेम आएगा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है और फास्फोरस की वैलेंसी भी क्या होती है, 3 होती है। फॉर्मूला सेम रहेगा। मैं दोबारा रिएक्शन इसके साथ ही करा रही हूँ, वाटर के साथ नहीं करा रही, डायरेक्ट देखो D2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम, आपके पास यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम, एंड साथ में क्या बनेगा, PD3। जैसे आपके पास PH3 बनता अगर हाइड्रोजन होता तो उसको फॉस्फीन बोलते हैं, ठीक है, फॉस्फीन, यहाँ पर ड्यूटेरियम वर्ड आ जाएगा, ड्यूटेरोफॉस्फीन भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना, क्योंकि फॉस्फोरस 2 है, 2 आ जाएंगे और बैलेंस करोगे तो यहाँ 6, ठीक है। तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और भी आता है, क्या, आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पढ़ा हुआ होगा, जिसमें जो वाटर है वो क्या करता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ में क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो उनके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने कहा कॉपर सल्फेट .5H2, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है या हाइड्रस फॉर्म होती है किसी भी सॉल्ट की। तो ये जैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, या हम ये कहें कि जो H2 होता है वो क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइंड हो रहा है सॉल्ट के साथ, वैसे ही क्या होता है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो भी क्या करता है, इसके साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन ये कर रहा है वाटर, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ड्यूट्रेट्स की, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ड्यूट्रेट्स, क्लियर। जैसे हाइड्रेट्स बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, वैसे ही D2 मॉलिक्यूल ऐड होके क्या बनाएगा, ड्यूट्रेट्स बनाएगा सॉल्ट के साथ में। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो वो क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखे जिसमें एक्सचेंज हो जाते हैं आयंस, तो ये एक्सचेंज रिएक्शंस जो है वो भी शो करेगा, ठीक है। एक्सचेंज कैसे होंगे इसमें, जैसे मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई D2O की तो ये जो ड्यूटेरियम है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा DCl। तो क्या ये कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट करता है, कंप्लीटली नहीं करेगा, क्या करेगा, पार्शियली। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्विलिब्रियम का साइन लगाना है, ठीक है। पार्शियली यहाँ पर क्या करता है, रिप्लेस कर देता है या फिर एक्सचेंज कर देता है आयंस को। तो एक्सचेंजमेंट होगी तो आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, H2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर दोगे, यहाँ 2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सचेंज रिएक्शन भी शो करता है। तो ये हो गई है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है यूजेस। यूजेस देखो बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हैवी वाटर होता है क्या हम उसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पस यूज में ले सकते हैं, नहीं। तो वहां पर यूजेस में आपको ये नहीं लिखना कि हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज में ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते, इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन ये होता है, जितनी भी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी अभी तक, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तो देखो ड्यूटेरियम में जो ये हैवी वाटर में जो ड्यूटेरियम आइसोटॉप होता है, इसका मास क्या होता है, ज्यादा वाटर के कंपेयर में, जिसकी वजह से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है बच्चों, स्लो होती है, ठीक है। यानी कि आपने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सभी की अगर मैं बात करूं तो वाटर के कंपेयर में जो आप, क्योंकि रिएक्शन सेम थी वाटर के साथ भी और हैवी वाटर के साथ भी, तो नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर का अगर कंपेयर करें तो सिर्फ डिफरेंस इतना होगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंदर
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, स्लो होगी, किसकी, हैवी वाटर की, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम प्रेजेंट है जिसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम ड्रिंकिंग पर्पस में यूज में लेते हैं तो होगा क्या, नॉर्मल वाटर जो है उसमें क्या होती है, हमारी जो बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, कैसे भी टाइप के रिएक्शन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, उन सभी में क्या होती है, जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की वो क्या रहती है, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर हमने हैवी वाटर यूज किया एज अ ड्रिंकिंग पर्पस तो हमारे स्मॉल क्वांटिटी कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगी, या हम कहें कि हमने एक बार पी लिया या 2 बार पी लिया तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बट अगर आप रेगुलरिटी लेते हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि उनकी भी एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट होती है उन रिएक्शंस की, उन्हीं में ही फिक्स वो क्या करती हैं, रिएक्शंस करती रहती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करती है, वर्क कर पाती है, एनर्जी मिलती है। तो अगर आप हैवी वाटर ड्रिंकिंग पर्पस में यूज में लेते हो तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी इंजर्ड हो सकती है। ठीक है, पॉइजनस नहीं है, ये पॉइजनस नेचर का नहीं होता, बट अगर हम बात करें कि रेगुलर ले रहे हैं तो रिएक्शन को स्लो कर देगा तो हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका बायोलॉजिकल इसकी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने आपको बता दी। आप देखो यूजेस में ड्रिंकिंग पर्पस आपको ध्यान नहीं रखना, यूजेस कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यूजेस में सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर हम ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन भी होता है। ठीक है, या फिर हम प्लांट्स के अंदर बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होती है। तो इन सभी की रेट की स्टडी करने के लिए एज अ ट्रेसर हम क्या यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर। ठीक है, ध्यान रखना, एज अ ट्रेसर हम यूज में कर लेंगे जितने भी रेस्पिरेटरी होती है या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उनकी स्टडी करने के लिए। क्लियर। सेकंड, एज अ मॉडरेटर भी यूज में आता है। ठीक है, इनमें न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें यूज में आता है। न्यूक्लियर रिएक्शन या हम कहें जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उनमें एज अ मॉडरेटर मतलब एज अ मीडिएटर यूज में आता है, यानी कि वहां पे भी स्टडी का ही काम कर रहा है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पर यूज आपको देखना है। थर्ड, इसका मेन जो डाइड्यूटेरियम होता है उसकी फॉर्मेशन करने में, डाइड्यूटेरियम मतलब D2 की फॉर्मेशन करने में भी हैवी वाटर यूजफुल है। ठीक है, तो ये इसके थे यूजेस। अब लास्ट टॉपिक आता है जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो, फिर आपकी यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ठीक है, देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है एज अ फ्यूल यूज में क्यों लेते हैं, उनका रीजन क्या होता है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली देखो, जितना भी अगर आप फ्यूल की बात करो, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, जब ये बर्न होते हैं, आपको पता है व्हीकल्स के अंदर हम यूज में लेते हैं या फिर घर के अंदर भी हम किसी भी, जैसे पेट्रोल डीजल के साथ कैरोसिन भी आता है, उसको भी हम यूज में लेते हैं, कैरोसिन को घर के अंदर। तो हम कहीं बर्न ही तो होता है, तभी तो जो गाड़ी है, कार है, वो क्या करती है, प्रॉपरली चल पाती है, क्योंकि वहां से उनको एनर्जी मिलती है। तो जब बर्निंग प्रोसेस होती है पेट्रोल और डीजल की, तो साथ साथ में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं, SO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है ये हमारे एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन होता है ना बहुत ज्यादा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, एसिड रेन भी होती है। तो बहुत सारे ऐसी गैसेस रिलीज होती है इनके बर्निंग से कि हमारा पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम इनकी जगह, या हम ये कहीं ये ज्यादा यूज में करेंगे तो इसकी भी तो लिमिट अमाउंट है, कभी ना कभी तो खत्म होना ही है। इसीलिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है वो यूज में लेंगे इसकी जगह। उसका रीजन क्या है, उसके दो मेन रीजन होते हैं। फर्स्ट, एक तो ये बहुत ही चीप यानी कि सस्ता है, ठीक है, ये तो आपको पता है कि महंगे हैं।
तो यहाँ पर एक तो ये बहुत ही चीप होता है, फर्स्टली ये सेकंड, जब हाइड्रोजन को आप क्या करोगे, बर्न करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस करना। हाइड्रो मतलब वाटर, जन मतलब प्रोड्यूसर। तो जब ये बर्न होगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, ठीक है। तो इसीलिए, या फिर हम ये कहें ऑक्सीजन यूज में आ रही है और साथ में रिलीज भी होगी, क्योंकि जब वाटर बनेगा तो वाटर से भी हम ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो एक तो चीप है और एक बर्निंग प्रोसेस में ये क्या दे रहा है, वाटर, कोई ऐसी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करे, ठीक है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में, या फिर हम कहें अभी भी हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। बैटरी जो होती है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल से बनाई हुई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो हम एज अ फ्यूल यूज क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये हमारे लिए बेनिफिट ही है, हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों ये हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। टेक केयर।